नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान। स्वागत है आपका क्लास 10th हिंदी में। बच्चों, आज अपन आपकी पाठ्य पुस्तिका कृतिका से चैप्टर पढ़ेंगे मधु कांकरिया द्वारा लिखित। तो पहले पढ़ते हैं लेखक परिचय। मधु कांकरिया का जन्म सन 1957 में कोलकाता में हुआ। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया, साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी। उनकी रचनाएं हैं पाखौर उपन्यास है, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए अंत में ईशु कहानी संग्रह है। उन्होंने कई सुंदर यात्रा वृत्तांत भी लिखे। मधु कांकरिया की रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है। समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याओं जैसे अपसंस्कृति, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा आदि इनकी रचनाओं के प्रमुख विषय रहे हैं। तो बच्चों, मधु कांकरिया द्वारा लिखित पाठ का नाम है साना साना हाथ जोड़ी। देखते हैं पाठ का उद्देश्य क्या है। महानगरों की भाव शून्यता, भागम भाग और यंत्रवत जीवन की ऊब मधु जी को दूर दूर की यात्राओं की ओर ले जाती है और इन्हीं यात्राओं के अनुभवों को उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में शब्दबद्ध किया है। साना साना हाथ जोड़ी में पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राय की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन है। हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत और काव्यात्मक वर्णन लेखिका ने किया है कि मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य हम स्वयं अपनी आँखों से निहार रहे हैं। महिला यायावरी की विशिष्टता भी इस यात्रा वृत्तांत में देखी जा सकती है। लेखिका हिमालय के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं है, वहाँ के निवासियों की मेहनत, अभाव और गरीबी को भी रेखांकित करती है। साथ ही ये बताना भी नहीं भूलती कि हिमालय तक पहुँचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस पाठ में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है तथा इसे पढ़कर अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत होते हैं तथा सृष्टि की समग्रता का एहसास होता है। यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। इतना ही नहीं, घुमक्कड़ी हमें अपने स्व की संकीर्णताओं से भी मुक्त करती है, यानी खुद से स्वयं को बाहर निकालती है। तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं चैप्टर साना साना हाथ जोड़ी। मैं हैरान होकर देखा आसमान जैसे उल्टा पड़ा था। सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनी की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता
गंगटोक शहर था, इतिहास और वर्तमान की संधि स्थल पर खड़ा, मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब सुंदर था, सुबह शाम रात। तो ये जो लेखिका कह रही है कि ऐसे लग रहा है जैसे आसमान जो है वो उल्टा हो गया है। ये दृश्य जो है वो गंगटोक शहर का था, जो सिक्किम की राजधानी है। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी, कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरा बाहर भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अति इंद्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य के फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हाम्रो जीवन तिम्रो कौशेली। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। तो अभी तक लेखिका जो है वो गंगटोक शहर के बारे में बता रही थी कि कैसे जो है जादू भरे उस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि जादू से भरा हुआ हो। और धीरे धीरे जब सुबह होती है तो देखती है कि वो जादुई जो रहस्यमय सितारों से भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही है। और धीरे धीरे सिर्फ शून्य था और थी अति इंद्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। सुबह हम और फिर लेखिका जो है वो सुबह एक नेपाली युवती से मिलती है जिसने प्रार्थना की, साना साना हाथ जोड़ी, और वो प्रार्थना के माध्यम से कह रही है कि मेरा जीवन जो है वो अच्छाइयों को समर्पित हो। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। तो लेखिका को सुबह युमथांग के लिए निकलना था, लेकिन उसको किसी ने बताया था कि यहाँ पे जो है अगर मौसम साफ़ हो तो कंचनजंगा की चोटी जो है वो दिखाई पड़ती है। लेकिन मौसम साफ़ होने के बावजूद भी लेखिका ने जब बालकनी से देखा तो उसको कंचनजंगा दिखाई नहीं दी। लेकिन जब बालकनी से देखा उसने तो उसको तरह तरह के रंग बिरंगे फूल दिखाई दिए। ऐसे लग रहा था जैसे कि वो किसी फूलों के बाग में आ गई हो। बहरहाल गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था युमथांग। युमथांग यानी घाटियाँ, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेंद्र नार्गे मुझे बता रहा था। क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? मैंने बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। तो अभी लेखिका जब गंगटोक में है तो उससे युमथांग जो है वो 149 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये रास्ता जो है घाटियों वाला और वादियों वाला रास्ता
है। ये सारी बातें जो है उनका ड्राइवर भी है और गाइड भी है, दोनों जितेंद्र नारगे ये सारी बातें लेखिका को बता रहा है। इतने में लेखिका पूछती है कि क्या वहाँ पे बर्फ़ देखने को मिलती है। लेखिका बड़ी ही उत्साहित थी और वो बच्चों की जैसी हरकत से उसने पूछा। तब जितेंद्र नारगे बताता है, चलिए तो। जगह जगह गदराए पाइन और धूप के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बुद्ध पताकाएँ, किसी ध्वज की तरह लहराती शांति और अहिंसा की प्रतीक। ये पताकाएँ जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नारगे ने बताया कि यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएँ फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता। ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए भी ये पताकाएँ लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती है। नारगे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी तस्वीरें देखी थी। तो लेखिका कह रही है कि यहाँ पे, जैसा कि जितेंद्र नारगे बता रहा था, यहाँ पे जो है बुद्ध की बड़ी मान्यता है और जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो सफ़ेद रंग की मंत्र लिखी हुई छोटी छोटी पताकाएँ जो है वो झंडे फहरा लगाए जाते हैं और किसी शुभ कार्य के लिए रंगीन पताकाएँ लगा दी जाती है और इनको वापस हटाया नहीं जाते, ये अपने आप ही नष्ट हो जाती है। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेंद्र बताने लगा, इस जगह का नाम है किवी लॉन्ग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीज़ खे बमसन ने लेप्चाओ के सोमेन से कुंजते के साथ संधि पत्र पर यहीं पे हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़े के बाद संधि वार्ता का शुरुआती स्थल। तो जैसे ही जीप आगे बढ़ती है, एक जगह आती है जिसका नाम है किम लॉन्ग स्टॉक। यहाँ पे गाइड फिल्म की शूटिंग भी हुई थी और दो स्थानीय जनजातियाँ आए वहाँ पे, जो बहुत लंबे समय से जिनके बीच में झगड़ा चल रहा था, लेकिन यहीं पे इन दोनों जनजातियों के बीच में संधि होती है, दोस्ती हो जाती है और उस संधि के निशानी के रूप में वहाँ पे जो है वो एक बड़ा सा स्मारक लगा दिया जाता है। उन्हीं रास्तों पर मैंने एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र, ये क्या? नारगे कहने लगा, मैडम ये धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या? चाहे मैदान हो चाहे पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पना एक जैसी। जैसे ही जीप आगे बढ़ती है तो लेखिका देखती है कि एक झोपड़ी में, एक कुटिया में जो है एक प्रेयर व्हील घूमता हुआ दिखाई दिया, जिसको जितेंद्र नारगे बताता है कि जिसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो लेखिका सोचती है कि इतनी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद भी लोगों की आत्माएं जो है वो सबकी एक जैसी हैं। आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य, ये सारी अवधारणाएं और कल्पनाएं, चाहे आप देश के किसी भी कोने में चले जाओ, सब जगह आपको समान रूप से दिखाई देगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। ओके।